Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हैं आपके यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट 2 के, जो कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही जो भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए उसको आप एक्वायर कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने यूनिट 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और वहाँ पर भी हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपकी यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड में भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है जिनसे बेसिकली आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और इसके भी हमने क्वेश्चन का तो सिर्फ एक ही पार्ट किया है, ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। तो आपने अगर वो भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, and it is a study in which direct perception of an incident or object made is, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि किसी भी एक इंसिडेंट या फिर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में जो आपका डायरेक्ट परसेप्शन रहता है, आप उस पर जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है। वो आपकी नेचुरलिस्टिक रिसर्च होती है, आपकी प्रैक्टिशनर रिसर्च होती है, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ये मैं आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली क्या होती है, किस पे आप पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, नेचुरलिस्टिक रिसर्च जो होती है ये आपके नेचुरल फिनोमेनन्स पर बेस्ड होती है। ठीक है, और तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, किसी भी एक इंसिडेंट या ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट परसेप्शन की जो स्टडी है वो आपकी कहलाती है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। ये जो फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है ये क्या है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच है। इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच के अंतर्गत रखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च जो है वो आपकी कैसी अप्रोच है, तो आप बताएंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच है। इसका जो मेन मोटिव रहता है वो यही रहता है कि क्या जो भी कोई घटना घटित हो उसका आप सार्वभौमिक सार जो हो वो प्रदान कर सके, वो प्रोवाइड कर सके। क्या कर सके कि किसी भी घटना के बारे में, कोई भी इंसिडेंट अगर हुआ है, कोई भी घटना अगर हुई है तो उसके बारे में आप उसका यूनिवर्सल एसेंस जो है, इसका मतलब हिंदी में होता है सार्वभौमिक सार, तो आप घटना का सार्वभौमिक सार यहाँ पर बता सकें, ये इस रिसर्च में होता है। ये जो रिसर्च होती है ये क्या करती है, तो ये आपका इन्वेस्टिगेट करती है ह्यूमन बींग्स के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि आप इस घटना को किस तरह से संदर्भित करते हैं, यहाँ पर किस तरह से रिसर्च करते हैं। तो जो मानव होते हैं, जो ह्यूमन, यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं आपकी की पॉइंट रहता है वो रहता है ह्यूमन एक्सपीरियंस। ह्यूमंस का जो डेली एक्सपीरियंस रहता है वो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर मान लीजिए आपका कोई बहुत लविंग है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मान लीजिए वो ऑपरेशन थिएटर में जाने वाला है, तो उस टाइम पर आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सब जो है आपका किसमें, ये स्टडी जो इसी की स्टडी जो होती है वो आपकी फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च के अंतर्गत आती है। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। हिंदी में भी
देखेंगे कि ऐसा अध्ययन जिसपे किसी घटना का या वस्तु का प्रत्यक्ष बोध होता है, मतलब वही है ना डायरेक्ट अप्रोच। मतलब मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई बहुत लविंग है तो आप बिल्कुल क्लियर है कि आप हॉस्पिटल में होंगे, और जब आप हॉस्पिटल में हैं और आपका जो पेशेंट है लविंग वन है वो जब थिएटर में ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है तो कैसा आप फील कर रहे हो, वो आपका क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव है ना। ठीक है, तो एक्सपीरियंसेस यहाँ पर जो है वो मैटर करते हैं फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में, और ये रिसर्च जो होती है किसी घटना पर ही आधारित होती है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। A simple correlation was calculated between two variables। यहाँ पर आपसे बोला है कि एक सिंपल कोरिलेशन को कैलकुलेट किया जाए दो वेरिएबल्स के बीच पे, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो थर्ड वेरिएबल है उसके इफ़ेक्ट को हटा दिया जा रहा है दोनों ही रिजल्टिंग कोरिलेशन से। तो इसको क्या कहेंगे आप, मतलब एक कोई भी सिंपल कोरिलेशन आप कैलकुलेट करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, और कब करते हैं, जब आप तीसरे वेरिएबल के इफेक्ट को हटा देते हैं दोनों के रिजल्टिंग कोरिलेशन से। तो इसको कहेंगे हम, इसको कहा जाता है पार्शियल कोरिलेशन। क्या कहा जाता है, पार्शियल कोरिलेशन। दोनों में से किसी तीसरे चर के प्रभाव को हटाकर दो चरों के बीच सरल सहसंबंध की गणना की जाती है तो परिणामी सहसंबंध क्या कहलाता है। तो परिणामी सहसंबंध यहाँ पर क्या है, तो वो है आपका आंशिक सहसंबंध। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 3, reorganize the following steps of descriptive research in a correct sequence। यानी कि अब आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किन किन स्टेप्स को आप फॉलो करते हो उनको आपको सीक्वेंस में रखना है। यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे कि कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, identification of a problem, drawing conclusions, drafting of the report, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। यानी आपको यहाँ पर A to F जो है स्टेप्स दिए हैं, इनको आपको नंबरिंग लाने की। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या करते हैं, तो अगर मैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करूँ तो वहाँ सबसे पहले आप प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जब आप प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करेंगे तभी तो आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आपको लगाना है प्रॉब्लम का पता, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम ये हो जाएगा आपका पहला स्टेप। दूसरा जो स्टेप रहता है उसमें अब आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे आप कलेक्शन करते हैं और डेटा को प्रोसेस करते हैं। फोर्थ स्टेप पे इंटरप्रिटेशन होता है रिजल्ट, क्योंकि आपने आप डेटा को कलेक्ट भी कर लिया, उसको प्रोसेस कर लिया, अब आप उसको इंटरप्रीट करेंगे, और उसको इंटरप्रीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ द कॉल्ड फिफ्थ स्टेप, तो वो रहता है आपका, अब आप निकालते हैं इंटरप्रिटेशन के बाद कंक्लूज़न, और जब आप एक कंक्लूज़न निकाल लेते हैं उसके बाद आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये आपका जो है वो लास्ट स्टेप रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा कि अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो सबसे पहले क्या करा जाएगा, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करा जाएगा। ठीक है, हिंदी में देखते तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज सी F A B D E and it is here in option number D। हिंदी में देखेंगे, वर्णनात्मक शोध के निम्नलिखित चरणों को एक सही क्रम में पुनर्गठित करना है। तो पहला चरण है डेटा का संग्रह या प्रसंस्करण, नहीं, परिणामों की व्याख्या, किसी समस्या की पहचान। तो जब आप वर्णनात्मक अनुसंधान करते हैं या शोध करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, समस्या की पहचान करनी है। समस्या की पहचान करने के बाद आपको परिकल्पना का निरूपण करना है। परिकल्पना का निरूपण करने के बाद डेटा का संग्रह और उसका प्रसंस्करण करना है। डेटा का संग्रह प्रसंस्करण करने के बाद परिणामों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है, एंड उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा, और निष्कर्ष निकालने के बाद रिपोर्ट का जो है मसौदा तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट द कंसिस्टेंसी ऑफ इवैल्यूएशन रिजल्ट्स इज मेजर्ड बाय।
अब अगर आपको कंसिस्टेंसी देखनी है इवैल्यूएशन रिसर्च की, तो इसको किसके द्वारा मेज़र किया जाएगा? तो ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी या प्रेडिक्टिविटी या यूजेबिलिटी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज़ कॉल्ड दी रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या होती है? तो रिलायबिलिटी होती है आपकी विश्वसनीयता कि जो आपका परीक्षण है वो कितना विश्वसनीय है। ठीक है, तो विश्वसनीयता जो है वो आपकी विश्वसनीयता के द्वारा आप इवैल्यूएशन रिजल्ट की कंसिस्टेंसी को मेज़र करेंगे। तो मूल्यांकन परिणामों की निरंतरता किसके द्वारा मापी जाती है? तो निरंतरता मापने के लिए आपको किसका ध्यान रखना है? विश्वसनीयता का ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज अडॉप्टेड वेयर। तो यहाँ पर हमने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग बताई थी। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है इसको कब अडॉप्ट किया जाता है? जब आपका यूनिवर्स होमोजीनियस होता है, जब यूनिवर्स हेट्रोजीनियस होता है, सिलेक्टेड डेटा ग्रुप्स नीड टू बी स्टडीड, यानी जितने भी आपने डेटा ग्रुप्स को सिलेक्ट किया है उनको आपको पढ़ना है, या फिर डेटा अबाउट द यूनिवर्स इज़ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है? आपका हेट्रोजीनियस होता है। जो यूनिवर्स होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग, ठीक है, अलग अलग मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। स्त्रीकृत नमूनाकरण तब अपनाया जाता है जब ब्रह्मांड सजातीय है, जब एक जैसा है तो नहीं, बल्कि कब? जब ब्रह्मांड जो है आपका विषम है या विजातीय है। ठीक है, मैंने बोला ना अलग अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग दी रिसर्च प्रोसेस? अगर अब आप कोई रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करते हो तो रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने में आपका जो पहला स्टेप रहता है वो क्या रहता है? सर्चिंग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन की सोर्स को सर्च करते हैं, सर्वे करते हैं रिलेटेड लिटरेचर का, आइडेंटिफिकेशन करते हैं ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च का, या फिर सर्चिंग करते हैं फॉर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि रिसर्च प्रोसेस में आपका पहला स्टेप क्या होगा, तो आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको रिसर्च जो है वो किस एरिया पे करनी है, यानी आप ब्रॉड एरिया रिसर्च का पता लगाएंगे और उसके बाद आप उस पर रिसर्च करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया शुरू करने का पहला कदम है? तो सूचना के स्रोतों की खोज, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, अनुसंधान के एक व्यापक क्षेत्र की पहचान। तो बिल्कुल क्या करना है? अनुसंधान के एक व्यापक क्षेत्र की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर सेज दैट अ रिसर्चर कमिट्स टाइप 1 एरर व्हेन ही। अब एक रिसर्चर है, अगर वो टाइप 1 की एरर कमिट करता है तो ये वो कब करेगा? जब वो एक्सेप्ट कर लेगा नल हाइपोथेसिस को, जब वो गलत होगा। ठीक है, मतलब नल हाइपोथेसिस जब गलत होगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तब टाइप 1 की एरर हो रही है। या फिर वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है जब वो गलत है, या फिर वो एक्सेप्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को जब वो सही है, या फिर वो रिजेक्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को जब वो गलत है। हिंदी में भी देखेंगे, एक शोधकर्ता टाइप 1 त्रुटि तब करता है जब वह असत्य होने पर शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है, गलत होने पर शून्य परिकल्पना को खारिज कर देता है, सत्य होने पर शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है, या फिर सत्य होने पर शून्य परिकल्पना को खारिज कर देता है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिजेक्ट्स दी नल हाइपोथेसिस। वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा जब वो सही होगा। तो सत्य होने पर शून्य परिकल्पना को क्या करना? खारिज कर देना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ए क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी इज टू। जो मेजर ऑब्जेक्टिव है आपके क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी का वो क्या है? अंडरस्टैंड द प्रोसेस और कंसेप्ट, किसी एक प्रोसेस को, किसी एक कंसेप्ट को समझना, स्टडी ग्रुप डिफरेंसेस को स्टडी करना, रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करना, या फिर एक्सप्लेन वेरिएशन इन मेजरमेंट। हिंदी में भी देखेंगे, गुणात्मक शोध अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? एक प्रक्रिया या अवधारणा को समझना होता है, समूह अंतर का अध्ययन करना होता है, संबंधों की भविष्यवाणी करना, या फिर माप में भिन्नता की व्याख्या करना। तो अगर हम गुणात्मक शोध अध्ययन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है? गुणात्मक यानी एक प्रक्रिया को क्या करना है? उस प्रक्रिया को या उस अवधारणा को आपको क्या है? समझना है। क्योंकि अगर कोई भी क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच होती है तो वहाँ पर हमें उसको क्या करना होता है? उसके कंसेप्ट को समझना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आप प्रोसेस को और कंसेप्ट को यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है द स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए स्टैटिस्टिक इज
अ मेज़र ऑफ, यानी कि जो स्टैंडर्ड एरर होता है स्टैटिस्टिक का वो किसका मेज़र है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का, एरर ऑफ मेजरमेंट का, एरर ऑफ प्रेडिक्शन का, या सिस्टमैटिक वेरिएशन। सांख्यिकी की मानक त्रुटि किसका माप है, नमूना उतार चढ़ाव, माप की त्रुटियां, भविष्यवाणी की त्रुटियां हैं, व्यवस्थित भिन्नता। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बात जब आ रही है हमारे स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक की, तो स्टैंडर्ड एरर जो होता है स्टैटिस्टिक का, ये क्या होता है, ये हम कह सकते हैं कि ये उस लिमिट को, ये जो स्टैंडर्ड एरर है स्टैटिस्टिक का, इसमें यहाँ पर से ये किसका मेज़र है, तो ये मेज़र है, इसमें आपको क्या करना होता है, ये उस लिमिट को जो है वो रेफ़र करता है जिसमें क्या होता है कि एक जो भी कोई डेटा है, एक आंकड़ा है, उसके में जो डिफरेंट सैम्पल्स हैं उनके साथ जो है वो अलग अलग वैल्यू देता है, तब आपकी ये आती है स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, जैसे मैं बताऊं कि ये सैंपल से सैंपल में जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू होती है उसमें उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। तो जब उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है तो आपको कहीं नहीं जाना, आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, यानी कि नमूना उतार चढ़ाव, नमूना उतार चढ़ाव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ रिलेशनशिप दैन द अदर थ्री, यानी कि इनमें से कौन है जो ज़्यादा एक्यूरेट मेजर देगा रिलेशनशिप का बाकी तीनों के कंपैरिजन में। स्पीयर्समैन का रो, वेसेरियल कोरिलेशन, कैंडल-स्टाउ, या फिर प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। तो मैं अगर बात करूं एक्यूरेट मेजर देने का रिलेशनशिप का, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी के साथ, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। अब ये प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड होता क्या है, तो ये क्या करता है, ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन को जो है वो मेज़र करता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन को ये मेज़र करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स के बीच में डिग्री ऑफ कोरिलेशन को ये मेज़र करता है। और इसका जो इस्तेमाल है वो कब किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल जो किया जाता है जब आप रिज़ल्ट को, जो भी आपका रिज़ल्ट होता है, जब इस रिज़ल्ट को आप ऑलरेडी प्लॉट कर देते हैं स्कैटर ग्राफ पे, जब इस रिज़ल्ट को स्कैटर ग्राफ पे आपके द्वारा क्या कर दिया जाए, पहले से ही इसको प्लॉट कर दिया जाए, तो तब इस टाइम पर हम प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। और ये जो था इसको हम पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये पियर्सन के द्वारा दिया गया था। इसका एक जो फॉर्मूला है इट इज़ R इज इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई, थोड़ा बड़ा है, माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और आपकी जो भी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।